चलिए आज बात करते हैं एक नए टॉपिक से। इस टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम ये जस्ट लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि यदि एक गोल कॉइल में धारा फ्लो होता है, एक गोल कॉइल में धारा अगर फ्लो होता है तो वहाँ पर एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, M बराबर NIA फार्मूला। यदि फेरो संख्या 1 है तो ये फार्मूला हो जाएगा IA, N हट जाएगा, ठीक है। धारा, अब हमें यह भी पता है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब चलता है, धारा क्या होता है? धारा इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा के विपरीत होता है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर काट रहा है तो धारा ऐसे होता है। तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी चक्कर काट रहा है तो वहाँ भी एक माइनस सूक्ष्म धारा उत्पन्न जरूर होगा। अगर वहाँ पर परमाणु का चक्कर काट रहा है इलेक्ट्रॉन तो वहाँ अगर धारा है तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा। इसी के बारे में आज हम अच्छे से बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, क्या हो रहा है। ठीक, अब क्या है कि इसके सेंटर पर प्रोटॉन बैठा है, इसका रेडियस स्मॉल r, और इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर काट रहा है। मान लीजिए ऐसे इस नाभि का ये इलेक्ट्रॉन चक्कर ऐसे काट रहा है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा को हम धारा बोलते हैं। तो धारा की दिशा क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे चक्कर काट रहा है तो धारा ऐसे होगा, ये हम लोग अच्छे जानते हैं। अब बात यहाँ ये करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चक्कर काट कर दोबारा यहाँ आया तो उसमें जो धारा प्रोड्यूस हो रहा है, बह रहा है, उसकी बात करेंगे, जो आवेश उसकी बात करेंगे, जो समय लगा उसकी बात करेंगे। हमें पता है कि Q बराबर IT होता है, ठीक है, ये हम लोग अच्छे से पढ़े हैं। Q क्या है? आवेश, यहाँ जो भी आवेश दिख रहा है। I क्या है? जो धारा है। T क्या है? समय। और समय की बात कर रहे हैं एक चक्कर की। अब मुझे पता है कि इसी सर्कल का जब एक चक्कर पूरा होता है उसे आवर्तकाल बोलते हैं टाइम पीरियड, और उसे कैपिटल T से दिखाते हैं। तो इसको हम मिटा कर देंगे कैपिटल T। तो I बराबर क्या हो जाएगा? ये T आएगा नीचे, Q बाई T। यदि इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो तो मुझे ये पता है कि सिंस Q बराबर क्या होता है? Ne, और N बराबर कितना है? 1। तो क्या हो जाएगा? Q बराबर क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I बराबर धारा बराबर E बाई T, जहाँ T क्या है? आवर्तकाल। इसका नाम क्या है? आवर्तकाल, टाइम पीरियड, आवर्तकाल, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक बात नए चीज का कि चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक। हमको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो उसकी कोई स्पीड होगी, ये स्पीड है, ठीक है। डिस्टेंस, इसका पूरा एक चक्कर में कितना डिस्टेंस होगा? d कितना होगा? परिधि, पैरामीटर कितना हो जाएगा? 2 पाई r, ठीक। यानी ये d कितना हो जाएगा? 2 पाई r, और एक चक्कर पूरा लगाने में समय क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। तो ये हो जाएगा कैपिटल T, यानी v बराबर 2 पाई r बाई T। अब T को ऊपर ले जाइए और v को नीचे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि T इज इक्वल टू 2 पाई r अपान में v। समीकरण 2, जहां v क्या है? v क्या है? वेग, वेलोसिटी, ठीक। अब 2 का मान 1 में पुट करने पर रख देते हैं। 2 का मान 1 में पुट करने पर क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू E अपान में 2 पाई r अपान में v। तो v चल जाएगा ऊपर, तो धारा मिल जाएगा मुझे EV अपान में 2 पाई r।
ये मुझे मिल गया धारा, समीकरण 3। यहाँ तक क्लियर है? धारा निकल गया। अब बात करेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अभी हमने जस्ट बताया कि किसी तार में अगर धारा फ्लो हो रहा है, ठीक है, अननंबर टर्म्स अगर n है, फेरों की संख्या, तो इसमें एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? m = n/a। यदि फेरो संख्या 1 है तो Ia हो जाएगा। तो अब हमको धारा मिल गया है, ठीक है। Ia क्या? एरिया, इसका एरिया, रेडियस है तो एरिया भी जाएगा πr²। तो क्या इसमें एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा? होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो धारा भी चल रहा है इस तरह, यानी यहाँ बनेगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, बात करते हैं इसका। परमाणु में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m = IA। आप कहोगे सर NIA होता, n कहाँ गया? वहाँ पर एक ही कॉइल में कई बार लपेटे थे, नंबर ऑफ टर्न्स अधिक थे, पर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं एक चक्कर केवल। अगर इलेक्ट्रॉन एक चक्कर केवल काट रहा है तो एक ही साइकिल बना, यानी नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो गया? 1। तो यहाँ हो जाएगा IA, और इस I की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा? EV/में 2πr गुणे A, और A का वैल्यू कितना हो जाएगा? πr²। हमको पता है A बराबर एरिया बराबर πr² होता है, ठीक है। इसका यहाँ पुट कर देंगे, EV/में 2πr गुणे πr²। कुछ कट रहा है? हाँ, एक पाई से एक पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल। देखिए मैंने यहाँ पावर काटा है, यहाँ एक सिंगल r काटा है, क्योंकि यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो हम पावर काटते हैं। क्या बचा? m = EV/में 2। ये हो गया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब क्या करेंगे? m से ऊपर गुणा करेंगे, m से नीचे गुणा कर देंगे। यहीं कर देते हैं। क्या फायदा होगा देखा जाएगा बाद में। अब इसको मैं ऐसे लिखूंगा, E/में 2m गुणे mvr। देखिए सेम चीज़ लिखा है, mvr एक साइड, E अकेला पड़ गया और 2m एक साइड कर दिए। ये क्या है? mvr क्या है? इसका नाम होता है कोणीय संवेग। इसका नाम क्या है? कोणीय संवेग। और इसको हम दिखाते हैं J से, तो ये हो जाएगा EJ/में 2m, ठीक। जहाँ J क्या है? कोणीय संवेग, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग की बात अच्छे से करते हैं। पहले बात ये करते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो धारा इस साइड चलेगी। अब सोचिए एक तार है, अब ऐसा इमेजिन करिए कि एक तार है जिसमें धारा इस तरफ फ्लो हो रहा है। तो हमने सिखाया था दाहिने हाथ की 4 उंगलियों को धारा की दिशा में करते हैं, तो अंगूठा बताता है मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होगा? बाहर की ओर। और कोणीय संवेग जस्ट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m का उल्टा विपरीत होता है। अगर ये बाहर की ओर आ रहा है ना, तो J जो कोणीय संवेग है वो अंदर की ओर आता है, यानी ठीक अपोजिट। और अपोजिट को साइंस में दिखाया गया है माइनस से। एक को प्लस दिखा दीजिए, एक को माइनस। यदि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, यदि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो एक को प्लस, अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो J का फॉर्म माइनस में दिखाना पड़ेगा। अब माइनस ये दिखा रहा है कि J m का विपरीत है, उल्टा है। अब इसे हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? m वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का EJ वेक्टर और अपान में 2m। अब बात करते हैं बोर का परमाणु मॉडल। बोर ने कुछ कहा था
आप बोर का परमाणु मॉडल केमिस्ट्री क्लास 11 से केमिस्ट्री में पढ़े हैं और क्लास 12 की फिजिक्स में भी आगे चलकर सेकंड बुक में पढ़ेंगे कि बोर ने किस नियम के अनुसार इस यहाँ पर एक फार्मूला क्रिएट किया था। तो लिखेंगे हम बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार मॉडल के अनुसार क्या कह रहा है, बोर ने क्या किया, बोर ने ये कहा कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार किसी अस्थायी कक्षा में गति करते इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है, J बराबर n h/2π। ठीक है, n कहाँ है, जहाँ n कक्षों की संख्या है, ऑर्बिट की संख्या होती है। तो n इक्वल टू क्या होता है 1 2 3 4 डैश जितना तक। ये अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं इस इक्वेशन में, क्या हो जाएगा m इक्वल टू E/2m इंटू h/2π। हमने n नहीं लिया, वेयर या जहाँ n बराबर 1 है, n बराबर 1 के लिए इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, यहां मीन निकलेगा। ठीक, मीन। चलिए स्टार्ट करते हैं। एम मीन, ओहो, एन मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा EH/4πm। और यहाँ सबकी अलग अलग वैल्यू होती है, उसको पुट करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉन वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसे बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू है इसका नाम है प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक। और इसका वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻34। 4 की वैल्यू 4 है, पाई 3.14। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg। जब हम इसको सॉल्व किए मीन को, इसकी वैल्यू आया 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये डैश है, ये आंसर कांस्टेंट आया वैल्यू। इसे ही बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। बोर मैग्नेट्रॉन। अगर बोर्ड एग्जाम में बोर मैग्नेट्रॉन के बारे में डिस्कस करता, चर्चा करता है कि बताइए क्या है, तो इस डेरिवेशन को आप पूरा सॉल्व करेंगे। तो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के चारों ओर घूमता है, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में एक धारा फ्लो होती है, जो कि नियम में खोज हुआ है।
धारा फ्लो होती है, धारा की वजह से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ। वहाँ पे एक कोणीय संवेग भी आया जिसका बोर के नियम के अनुसार हमने वैल्यू पुट किया। तो मिनिमम जो फर्स्ट कक्षा होती है इलेक्ट्रॉन वैल्यू हमने कितना रखा है, n बराबर, यहाँ फार्मूला था कहाँ गया n की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया 1, ये है ना, यहाँ पर 1 रख दिया, यानी फर्स्ट ऑर्बिट की ही बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्बिट की बात जब वैल्यू पुट किया था आंसर है 9.27 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसे ही बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। बोर्ड एग्जाम में अगर बोर मैग्नेट्रॉन के बारे में डिस्कस करिए, व्याख्या कीजिए, तो आप इस डेरिवेशन को पूरा करेंगे। ठीक है, इस तरह ये इंटरेस्टिंग टॉपिक भी यहाँ पर हो गया समाप्त।